मेरा नाम ईशा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मिडिल क्लास लोग अपने ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। हम मिडिल क्लास लोग भी बड़े हिसाब से चलते हैं, ना ही फिजूल खर्चे कर सकते हैं और ना ही गरीब लोगों की तरह गरीब होने का दिखावा कर सकते हैं। मिडिल क्लास लोग अमीर और गरीब के बीच के दायरे में आने वाले लोग होते हैं, जो खुलकर ना तो अपनी गरीबी जाहिर कर सकते हैं और ना ही खुलकर अपनी अमीरी जाहिर कर सकते हैं। मेरा कोई भाई नहीं था। हम दो बहनें थीं और दोनों ही बहनें अपने मम्मी पापा की लाडली थीं। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरी किसी ख्वाहिश को मेरे कहते ही पूरी नहीं करते थे। अगर मुझे उनसे अपनी कोई डिमांड पूरी करवानी होती तो बार बार उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, और रिक्वेस्ट करने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मेरे ख्याल बिल्कुल अमीर लड़कियों के जैसे थे। मेरी बहुत सारी सहेलियां थीं और सारी ही लगभग अच्छे घरानों की थी। उन सबको देखकर मेरा मन करता था कि मेरी जिंदगी भी उनके जैसी ही हो जाए। उनके यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका जब मन करता, जैसा मन करता, वो वही किया करती थी। मगर मैं एक ऐसी लड़की थी जो अपनी मर्जी से घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। घर से बाहर निकलने के लिए भी मुझे अपने माता पिता की परमिशन की ज़रूरत होती थी। मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती थी। आजकल की लड़कियों के पास मोबाइल था, मुझे मोबाइल की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने पापा से मोबाइल की ज़िद कर ली थी। पापा मुझे मोबाइल नहीं दिलवा रहे थे। मम्मी का कहना था, ये हमारे समाज में जवान लड़कियां मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा पति तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा। मैंने कहा था कि नहीं, मुझे तो मोबाइल चाहिए। मेरी छोटी बहन ऐसी कोई जिद नहीं करती थी। मम्मी पापा कहते थे कि तुम घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हें घर के माहौल को सुधारना चाहिए, बल्कि तुम खुद छोटे बच्चों की तरह जिद करती रहती हो। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें थीं। मेरे लाख जिद करने के बावजूद भी पापा ने मुझे मोबाइल दिलवाकर नहीं दिया था। पापा का कहना था कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस समय मैं मास्टर्स कर रही थी और मेरी छोटी बहन बीए कर रही थी। मेरी छोटी बहन बहुत शांत स्वभाव की थी। उससे तो बात करके भी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बोर हो गई हूँ। मेरी अपनी बहन के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। अक्सर मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा था, जिनके बॉयफ्रेंड्स भी थे। वो अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बातें भी किया करती थी। उनके बॉयफ्रेंड उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करते थे, उनको अच्छी अच्छी जगह पर डिनर करवाते थे। मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद था, मगर मेरे घर वाले तो मुझे घर में ही कैद करके रखते थे। अगर कभी मुझे अपनी किसी सहेली से मिलने जाना होता तो मुझे उनको बताकर जाना पड़ता था। कभी कभी मम्मी या पापा को यकीन नहीं आता, तो उन्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे अपनी छोटी बहन अनुषा को अपनी सहेलियों के घर भी साथ लेकर जाना पड़ता था। ये सब रॉक टॉक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। मम्मी पापा चाहते थे कि वो मेरी शादी कर दें, मगर अभी मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं था और मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आ रहा था। मेरी तमन्ना यही थी कि मेरी शादी किसी अमीर घर के बेटे से हो, जो मेरी सारी ख्वाहिशों को चुटकियों में पूरी कर सके। मैं मम्मी से हमेशा यही कहती थी कि मेरी शादी किसी अमीर घर के बेटे से करवाना। मम्मी कहती थी कि तुम किसी राजकुमार की बेटी नहीं हो जिसकी शादी अमीर घर से हो जाएगी। तुम्हारे भाग्य में अमीर घर का लड़का हुआ, तभी तुम्हारी शादी उससे होगी। बस भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहा करो कि भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। मम्मी की बात पर मैं अपने मुंह सिकोड़ लिया करती थी। जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरी मोबाइल की जिद पापा से लगातार जारी थी। मुझे उम्मीद थी कि पापा ज्यादा जिद करने पर एक न एक दिन मुझे मोबाइल दिलवा ही देंगे, मगर वो दिन नहीं आ सका। मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर थे, जो दिन और रातों को भी ट्रक चलाया करते थे। दिन मेरे पापा हंसी खुशी अपने काम के लिए घर से निकले थे, लेकिन ट्रक चलाते समय उस दिन उनकी मौत हो गई। हम लोग तो उस समय घर में मौजूद थे जब फ़ोन की घंटी बजी। मम्मी ने अपना मोबाइल उठाया और जैसे ही कॉल रिसीव की तो मम्मी की एक ज़ोरदार चीख निकल गई थी, क्योंकि किसी ने मम्मी को पापा के एक्सीडेंट की खबर दे दी थी। मम्मी बुरी तरह से रो रही थी। हम दोनों बहनें उनको तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ। मम्मी तो बस लगातार रोए जा रही थी। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद घर के दरवाजे पर एम्बुलेंस आकर रुकी।
हम लोग घबरा गए। मेरी मम्मी कहने लगी कि ये तुम्हारे पापा हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे पापा जो खुशी खुशी आज सुबह सवेरे घर से बाहर अपने रोज का काम करने के लिए निकले थे, अब उनकी लाश घर में आ रही थी। मेरे पापा के ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि पापा को बहुत गहरी चोट आई थी और वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे। पापा की मौत हम लोगों के लिए बहुत दुखदायक साबित हुई थी। पापा बहुत मेहनत से काम किया करते थे और हमारी ख्वाहिशों को पूरी किया करते थे। पापा के जाने के बाद मम्मी तो जैसे बेजान हो गई थी। मेरी मम्मी जो बहुत सुंदर थीं और उन्हीं की सुंदरता हम दोनों बहनों को भी मिली थी। हम दोनों बहनें भी पापा के जाने से बहुत उदास थे। पापा के मरने के बाद मम्मी बीमार रहने लगी थीं क्योंकि वो पापा से बहुत मोहब्बत करती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे घर में परेशानियां आने लगी थीं। पापा जो अकेले ही कमाने वाले थे वो तो अब जा चुके थे। अब कुछ भी करके हमें ही इस घर को संभालना था। आखिर ऐसा कब तक चलता? हादसे के दौरान पुलिस को पापा की जेब से उनका मोबाइल मिला था। वो मोबाइल घर में इसी तरह पड़ा हुआ था। मैंने फैसला किया था कि मैं नौकरी करूंगी और अपने घर वालों का गुजारा करूंगी। मेरी छोटी बहन तो घर के कामकाज करती रहती थी। घर के कामकाज करने का मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं था और ना ही मैं घर में बैठ सकती थी। पापा के जाने का मैंने पूरी तरह से फ़ायदा उठाया था क्योंकि एक पापा ही थे जिनकी मैं बात मानती थी और अब तो मम्मी भी मुझसे कुछ नहीं कहती थी। मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर में पैसे आने लगे तो मम्मी का इलाज भी होने लगा था। मैंने एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी करना शुरू कर दी थी। मैं वहाँ से देर से घर वापस आती थी। मम्मी ने मुझे पापा का मोबाइल दे दिया था और कहा था कि तुम अब घर देर से आने लगी हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। पापा का गंभीर हम लोगों के दिल से निकल गया था। अब मेरी शादी की भी कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब मुझे फुल आज़ादी मिल गई थी क्योंकि पापा मुझ पर ध्यान देने के लिए रहे नहीं थे और मम्मी अब मुझ पर कोई ध्यान नहीं देती थी। इसीलिए अब मेरा जो मन करता है मैं वो किया करती थी। जब मैं शुरू में जॉब पर लगी थी तब वो लोग मेरी छुट्टी देर से करते थे, मगर अब मेरी छुट्टी शाम के 5 बजे तक हो जाती थी और उसके बाद मैं अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय किया करती थी। अब मेरे पास पैसे भी रहते थे और मेरा जो मन करता मैं वो करने लगी थी। मैं रात को 9 बजे तक घर के अंदर दाखिल होती और मम्मी को बताया करती थी कि काम ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। मम्मी अब मुझसे कुछ नहीं कहती थी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अब मैंने लड़कों से भी दोस्ती करना शुरू कर दी थी। लड़कों से दोस्ती करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरे पास मोबाइल था। मैंने पापा का सिम निकालकर घर पर रख दिया था और उसमें एक नया सिम कार्ड लेकर डाल लिया था। मैं रात को लड़कों से फ़ोन पर भी बातें किया करती थी। मेरी खूबसूरती की वजह से लड़के मुझ पर अपनी जान मारते थे। जैसा मैं उनसे कहती वो वैसा ही कर लिया करते थे, मगर मैं हर लड़की के साथ सिर्फ दोस्ती रखती थी। मेरे दिल में किसी के लिए भी मोहब्बत कायम नहीं हुई थी। मुझे तो बस टाइम पास करना अच्छा लगता था, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे अमीर घर के लड़के भी थे जो मेरी मोहब्बत के जाल में फंस गए थे और मोहब्बत के चक्कर में मुझ पर हज़ारों रुपए खर्च किया करते थे। मेरा जितने पैसों का मन करता मैं उनसे ले लिया करती थी और वो लोग मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स भी दिया करते थे। ऐसे गिफ्ट्स लेकर जब मैं घर आती तो मम्मी और मेरी बहन हैरान रह जाती थीं। वो कहती थीं कि तुम अपनी सैलरी से अपने लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स क्यों लेकर आती हो। मैं उनसे कहती थी कि मेरी सैलरी बढ़ गई है। मम्मी हमेशा मुझे डांटती थी कि तुम्हें फिजूल खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मैं अब उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करती थी क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर मैंने नौकरी करना छोड़ दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा। मेरी लाइफ अब बहुत अच्छी गुजर रही थी। हर लड़का मेरी ज़रूरत पूरी कर रहा था। अब मुझे शादी करने की भी चिंता नहीं थी क्योंकि मेरे सारे शौक पूरे हो जाते थे। जैसे जैसे मेरा मतलब इन लड़कों से ख़त्म हो जाता था मैं इनको छोड़ दिया करती थी या फिर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देती थी। मैंने किसी भी लड़के को अपना एड्रेस नहीं बताया था और ना ही कोई भी लड़का मेरे बारे में ज़्यादा जानता था। बस मैं उसके साथ बातचीत करती, 2-3 डेट करती, उनसे अपनी पसंद के गिफ्ट्स लेती, थोड़ी बहुत बातचीत करती और फिर उन्हें छोड़ दिया करती थी। एक दिन जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि घर में कुछ मेहमान बैठे हुए थे। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, मम्मी कहने लगी कि बेटा कहाँ रह गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा
कि ये है मेरी बड़ी बेटी ईशा। उन्होंने मुझे देखकर कहा, बेटा तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मैं कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ। मैंने कहा, मम्मी मुझे देर हो गई थी। मैंने मम्मी से इशारे से कहा कि ये लोग कौन हैं। मम्मी कहने लगी कि मेरे साथ कमरे में आओ। मम्मी मुझे अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई और कहने लगी कि किचन में से चाय लेकर कमरे के अंदर आ जाओ। ये लड़के वाले हैं तुम्हें देखने के लिए आए हैं। तुम्हारी बहुत ख्वाहिश थी ना कि तुम्हारी शादी किसी अमीर लड़की से हो। समझो अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। ये लोग बहुत अमीर हैं। लड़की की सिर्फ 2 बहनें हैं और दोनों ही बहनें शादीशुदा हैं। लड़का अकेला ही अपनी सारी दौलत का हकदार है। मैंने कहा, आप किस लड़के की बात कर रही हो? वही लड़का जो बाहर बैठा हुआ है। मम्मी कहने लगी कि हाँ बेटा। मम्मी की बात पर मैं जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, मगर मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने उसका रंग देखा है? मेरे साथ खड़े होकर तो उसकी और मेरी जोड़ी भी अच्छी नहीं लगेंगी। मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। आप इस रिश्ते से अभी और इसी समय इनकार कर दीजिए। माँ कहने लगी कि जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करो। देखो हम जैसे लोगों को ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारे घर खुद चलकर ये लड़कियां अपने इतने अमीर भाई का रिश्ता लेकर आई हैं। ये तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती है। ये रिश्ता हमारी पड़ोसन लेकर आई है। तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे तो पूरे मोहल्ले में है। वैसे भी लड़के को कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ खूबसूरत पत्नी की जरूरत है। मैंने मम्मी से इनकार कर दिया था। उस समय तो मम्मी के डांट पर मैं उन लोगों के सामने चाय लेकर चली गई थी और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। मगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया था। वो भले ही एक बिजनेसमैन था मगर मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था। उसकी और मेरी उम्र में पूरे 10 साल का फर्क था। मम्मी ने कहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। मैं अभी अपनी जिंदगी को और अच्छे तरीके से गुजारना चाहती थी, लेकिन मम्मी मुझे शादी के बंधन में बांध देना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि शादीशुदा लड़कियों को भी बहुत सारी रोक टोक का शिकार होना पड़ता है, लेकिन अमीर घर के लड़कियां ऐसे नहीं होते। उनकी सोच बहुत अलग होती है। एक तरह से मैं चाहूँ तो ये शादी कर भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे लड़का पसंद नहीं तो क्या हुआ? शादी के बाद मैं उसकी दौलत पर ऐश करूंगी। इसीलिए मैंने मम्मी के कहने के मुताबिक इस लड़के से शादी कर ली थी और फिर मैं इसके बड़े से बंगले की मालकिन बन गई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद ही इनकी दोनों बहनें अपनी ससुराल चली गईं। मेरा पति काम पर चला जाता था और मैं घर में अकेली रह जाती थी। शादी के बाद ज्यादा दौलत मिलने से और अच्छा ऐशो आराम मिलने से मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे पति ने जिम्मेदारी उठाई थी कि वो मेरी माँ और बहन का ख्याल रखेंगे। हर महीने उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे देते रहा करेंगे। ऐसा वो हमदर्दी के तौर पर कर रहे थे। उनका बहुत बड़ा बंगला था, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं। घर में नौकर चाकर थे। वो सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ऐसा ऐश मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। शादी से पहले मैंने हर लड़की से फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ही रिश्ते रखे थे, मगर शादी के बाद मुझे अपने पति के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरा पति एक सिंपल सा इंसान था जिसने शादी की पहली रात ही मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। उनका कहना था कि पहली नज़र में तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मेरी शादी भले ही ज्यादा उम्र में हो रही है, मगर मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम मेरे साथ मेरी बनकर रहना। मैंने भी उनको भरोसा दिलाया था कि मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन ऐसा सिर्फ उनको जाहिर करवाने के लिए था। मोहब्बत तो मैं किसी से भी नहीं करती थी। मेरे पति जल्दी जल्दी अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाते रहते थे। अभी भी मेरी हवस पूरी नहीं हो रही थी। शादी के बाद मैंने दोबारा सेल्टकों से कीनटैक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे लड़के जो मेरी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे, मैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया करती थी और मैंने किसी को भी ये नहीं बताया था कि मेरी शादी हो चुकी है। अपने पति के आउट ऑफ कंट्री जाते ही मैं लड़कों से मिलने के लिए चली जाती थी, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ था। अब मैं वक्त गुजारने के लिए और अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए ही लड़कों के करीब जाती थी। मुझे अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उसे अपने करीब नहीं आने देती थी। मेरे पति मेरे सारे नखरे उठाया करता था, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था, हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन मैं उसके सामने ऐसे ही जाहिर करती थी जैसे मैं उससे हमेशा नाराज रहती हूँ। वो मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया था।
शादी के बाद मेरी नज़दीकियां लड़कों से इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जिनके बारे में अगर मेरे पति को पता चल जाता तो उसका दिल टूट जाना था। मगर मैंने अपने पति से और उन लड़कों से अपने बारे में सारी हकीकत को छुपाकर रखा हुआ था। हर लड़का मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सब कुछ कर गुजरता था। मेरी तारीफ में लड़के ज़मीन आसमान एक कर दिया करते थे और मेरी तारीफ करने वाले लड़के मुझे बहुत पसंद आते थे। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक मुकुल नाम के लड़के से हुई थी जो बहुत अमीर था। वो मुझे एक रेस्टोरेंट में मिला था जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। मेरी उसके साथ टक्कर हो गई थी। उसको मैं पहली नज़र में ही भा गई थी। वो मेरी एक फ्रेंड का दोस्त था। उसने मेरी दोस्त के साथ बातचीत की और कुछ दिनों के बाद उसने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। वो मेरी मोहब्बत में दीवाना हो गया था। मैंने भी उसकी हर एक बात को मान लिया। इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि पहले मैंने उसे अपने से दूर रखकर खुद के लिए तरसाया था। फिर जब कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से मेरा दीवाना हो गया तब मैं भी उससे मिलने लगी थी। वो पहले मेरा दोस्त बना और उसके बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया। वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करता था। अभी मेरी शादी को 7 महीने हुए थे। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ये खबर मेरे पति को भी पता लग गई तो उन्होंने मेरे घर से निकलना बंद करवा दिया था। बस वो मुझे मेरा ख्याल रखने के लिए कहते थे। वो आने वाले बच्चे के लिए इतने सीरियस थे कि वो अब ज़्यादातर घर में ही रहने लगे थे और मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। मैं अपने पति से बहुत तंग आ गई थी। इन पूरे 9 महीने मेरी मुकुल से भी कोई बात नहीं हुई थी। मुकुल मेरे लिए बेचैन हो गया था। 9 महीने पूरे होने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और फिर मेरा पति बच्चे की खातिर अब ज़्यादातर समय घर में ही देने लगा था। उन्होंने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। अब वो ज़्यादातर काम अपने नौकरों से करवाते थे। वैसे तो घर में बच्चा संभालने के लिए नौकरानी भी थी, लेकिन फिर भी मेरे पति को अपने बेटे को अपनी नज़रों के सामने रखना होता था। मगर मैं इस तरह घर में नहीं बैठ सकती थी। मेरा अपने पति के साथ गुजारा नहीं हो रहा था। इधर मुकुल था कि बार बार मुझे कॉल और मैसेजेस कर रहा था। काफ़ी लंबे समय से मैंने उसको सहारे पर रखा हुआ था कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से ना तो मैं तुमसे मिल सकती हूँ और ना ही बात कर सकती हूँ। उस दौरान मेरे पति घर में थे। मैं चोरी चुपके मुकुल से फ़ोन पर बात करती रहती थी। मुझे एक दिन तो ऐसा भी शक हुआ था कि मेरे पति ने मुझे मुकुल से बात करते हुए देख लिया है, लेकिन मेरे पति का मूड पूरी तरह से ठीक था। अगर वो मुकुल से मुझे बात करते हुए देख लेते तो ज़रूर उनका कोई ना कोई गलत रिएक्शन होता। कई महीने गुजर गए थे मुझे मुकुल से मुलाकात किए हुए। वो बार बार मुझसे मुलाकात करने की डिमांड कर रहा था। फिर एक दिन तंग आकर मैं बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकली और मुकुल से मिलने के लिए चली गई थी। मेरी उससे मुलाकात रेस्टोरेंट में हुई थी। उसने मेरी खुशी की खातिर रेस्टोरेंट में डेकोरेशन करवाई थी। मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया था और तो और म्यूज़िक सिस्टम भी बज रहा था और उसने गाने के थ्रू मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसकी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। पहले मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी? वो सब लोगों के सामने मुझे शादी करने के लिए कह रहा था। कहने लगा कि मैं अपनी मोहब्बत को शादी के बंधन में बांधना चाहता हूँ, लेकिन इतने लोगों के सामने मैं उसे कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। मैं बहुत नर्वस हो रही थी और वो मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। घुटने रखकर ज़मीन पर बैठा हुआ, हाथ में अंगूठी लिए, विलियम मैरी मी के शब्द उसकी ज़बान पर थे। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उसकी अंगूठी उसके हाथ से लेकर झट से ज़मीन पर फेंक दी और अपना पर्स उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई थी। वो मेरे पीछे चलता हुआ आया और कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया है? हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। काफ़ी समय से मैं तुमसे दूर हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर अपने पेरेंट्स को भेजने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करोगे। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। मुझे अपनी मोहब्बत के वास्ते दे रहा था, मगर मैंने उसको बोल दिया था कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे क्या पता था कि तुम हम दोनों की दोस्ती को मोहब्बत का नाम दे दोगे। वो कहने लगा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी? मैंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना है और मैं वही मानती रहूंगी। मैंने उसकी एक न सुनी और अपनी गाड़ी में बैठकर घर चली आई थी।
उसके बाद कई दिनों तक लगातार वो मुझसे फ़ोन करता रहा, मुझसे रिक्वेस्ट करता रहा कि तुम मुझसे बात कर लो, मुझसे मिलने आ जाओ। मगर मैंने उसकी एक न सुनी। उसके बाद फिर मैंने एक लड़का और फंसाया और फिर कई दिनों तक मैंने उसके साथ संबंध रखे। मैं उसके साथ फ़ोन पर बातें करती, उससे मिलने के लिए जाती। मैं अपने मायके जाने के बहाने से घर से निकल जाती थी। मेरे पति को यही लगता कि मैं मायके गई हुई हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को मुझ पर शक हो गया है। धीरे धीरे वो मुझ पर नज़र रखने लगा। वक्त वो गुजरता गया। मेरा बेटा 1 साल का हो चुका था। मेरे पास इतनी भी फुर्सत नहीं होती थी कि मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाया करूं। मेरे बेटे का ख्याल तो पूरी तरह से नौकरानी ही रखती थी। एक दिन मैं नहाने के लिए गई हुई थी। जब अचानक मैं बाथरूम से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में मेरा मोबाइल था। मैं उनके पास गई और मैंने अपना मोबाइल उनके हाथ से छीन लिया। मैंने कहा, अभिषेक, ये क्या हरकत है? मेरा मोबाइल आपके पास क्या कर रहा है? तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं, बस किसी अनिल नाम के लड़के की कॉल आ रही थी। वो तुमसे बात करने का कह रहा है। अनिल वही लड़का था जिसके साथ अब मेरी बातचीत शुरू हो गई थी। मैंने कहा कि हाँ, वो मेरे दोस्त का भाई है, उसे आपकी कंपनी में नौकरी चाहिए थी। मेरे पति कहने लगे कि अच्छा ठीक है, उसे कल मेरे ऑफिस भेज देना। इस तरह मैंने अपने पति के दिल से शक दूर किया। मैं दिन ब दिन अपने पति की आंखों में धूल झोंककर घर से बाहर अफेयर चला रही थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे उनको कुछ पता ही नहीं चलता, वो इस सबसे बेखबर है। मुझे अपने बेटे से भी कोई खास लगाव नहीं था। ये बात मेरे पति अच्छी तरह से नोटिस करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा भी था कि तुम अपनी सहेलियों के साथ बहुत बिजी रहती हो, कभी उनके साथ पार्टियां करने जाती हो तो कभी अपने मायके जाती रहती हो। ये हम दोनों का बेटा है, इसका ख्याल रखा करो। मैंने उस समय तो उनसे कह दिया था कि जी मैं इसका ख्याल रखती तो हूँ, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते मैं फिर से नौकरानी को अपना बेटा सौंप कर घर से निकल जाती थी। मेरे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। शादी से पहले ना तो कभी मेरे मम्मी पापा को मेरी करतूतों के बारे में पता चला था और ना ही शादी के बाद मेरे पति को कुछ भी पता चल सका था। मेरा पति कैसा इंसान था जिसका रुपया पैसा भी मैं आसानी से उड़ाती रहती थी। उसके भरोसे का मैं गलत फायदा उठाती थी। कभी मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ था कि वो एक मर्द है और मर्द की बर्दाश्त जब जवाब दे जाती है तब उसकी बर्दाश्त एक कंगारा बनकर उसके दिल से निकलने लगती है। काफी समय इसी तरह से गुजर गया था। दिन मेरे पति ने कहा कि अब हमारा बेटा 2 साल का हो गया, वैसे भी उसका ख्याल तो केयर टेकर ही रखती है। तुम एक काम करो, मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। मैंने अपने पति से मना भी किया था, मगर वो कहने लगे कि तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हो, मेरे बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे उनकी बात माननी पड़ गई थी, इसलिए मैंने उनके साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों के लिए वो आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, इसलिए अपनी कंपनी का सारा बोझ वो मुझ पर डाल गए थे। अब मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि अब मैं किसी भी लड़के से बात करूं। अब अगर किसी लड़की का मेरे पास फोन आता तो मुझे कॉल्स को भी इग्नोर करना पड़ता था, क्योंकि मेरे पति ने अपने सेक्रेटरी को मेरी सेक्रेटरी बना दिया था, जो कि मुझ पर ऑफिस में होते हुए कड़ी नजर रखती थी और ऑफिस की एक एक खबर मेरे पति को दिया करती थी। दिन सुबह के समय मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रही थी जब रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से मेरी गाड़ी रुक गई थी और मैं बीच ट्रैफिक में फंस गई थी। जब अचानक मेरी गाड़ी के शीशे के पास एक लगभग 18 साल का लड़का आकर खड़ा हो गया था। मैंने शीशा नीचे किया और उसकी तरफ देखा। उसने अपने हाथ में बहुत सारे ताज़ा फूल पकड़े हुए थे। वो मुझसे कहने लगा कि मैडम जी फूल खरीद लो, मेरी बहनें घर पर भूखी हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। न जाने कि उस लड़की को देखकर मेरी आंखें भर आई थीं। ये बड़ी बेबसी से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं इसके फूल खरीद लूं। उस दिन मैंने इसके फूल तो नहीं खरीदे थे, मगर इसको पैसे दे दिए थे और वो पैसे लेकर वो वहां से चला गया था। थोड़ी ही देर के बाद ट्रैफिक भी खुल गया और मैं गाड़ी चलाते हुए सोचने लगी कि आज तक मेरा सामना जितने भी लड़कों से हुआ है वो सभी लगभग अच्छे घरानों के लड़के थे। ये लड़का भी देखने भालने का बहुत अच्छा था, मगर इसकी क्या जिंदगी थी कि सड़क पर लोगों को रोक रोक कर अपने फूल बेच रहा था। फिलहाल अगले दिन फिर से सड़क के किनारे खड़े हुए इस लड़के पर मेरी नजर गई, जो उस दिन हाथ में तौलिए लिए खड़ा था और लोगों को रोक रोक कर अपनी तौलिए बेच रहा था।
मैं अपनी गाड़ी से उतरी और उसके पास गई। मैंने उसे फिर से पैसे देना चाहे, मगर उसने कहा कि मैडम जी, मुझे आपके फ्री में पैसे नहीं चाहिए, आपको मेरा सामान खरीदना होगा। मैंने कहा कि तुम अच्छे खासे हट्टे कट्टे जवान लड़के हो, ये कैसा काम कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि आपके लिए ये बात कहनी बहुत आसान है, मगर हम जैसे गरीबों के लिए इस दुनिया में नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। बस किसी भी तरह से अपने घर वालों का पेट भरने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। मेरी एक बहन की उम्र 15 साल और दूसरी बहन की उम्र 10 साल है। दोनों बहनें घर में भूखी होती हैं। माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए छोटा मोटा सामान सड़कों पर लोगों को बेचता रहता हूँ। मगर मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मुझे फ्री में किसी की मदद नहीं चाहिए। उस लड़की की खुददारी मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने उसके कहने पर उसकी सारे तौलिए खरीद लिए थे और उसको उनकी कीमत दे दी थी। उसने मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था। अब हर रोज आते जाते रास्ते से मैं उसे देखा करती थी। वह बेचारा बहुत मेहनत किया करता था। कभी सड़क पर बच्चों के खिलौने बेच रहा होता था, तो कभी पेन बेच रहा होता था। मुझे उस पर बहुत अफसोस होता। एक दिन मैं उसकी मदद करने के इरादे से उसके पास चली गई। मैंने देखा वो भूख का प्यासा सड़क पर इसी तरह से अपना सामान बेचता रहता था। मैं उससे मुलाकात सिर्फ हमदर्दी के नाते कर रही थी, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में इतना लाचार और मजबूर इंसान देखा था, जो खूबसूरत था मगर जिंदगी के हर आराम से दूर था। दिन रात अपनी बहनों के लिए पैसे कमाया करता था। मैंने उसे कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें खुददार लड़के हो, मगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखो, मैं एक अमीर औरत हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर ना जाने कि मुझे तुमसे हमदर्दी हो रही है। इतनी कड़कती हुई धूप में सुबह से आज तुम अपना सामान बेच रहे हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलना चाहती हूँ। वो मेरी बात सुनकर इनकार करने लगा। कहने लगा कि आप जैसी अमीर औरत भला मेरी क्या मदद कर सकती है। मैंने कहा, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जिसे पैसों का घमंड हो। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा और मैं उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गई थी। मैंने उसे पेट भरकर खाना खिलाया और कुछ खाना उसकी बहनों के लिए भी पैक करवा दिया था। मैंने अक्सर देखा था कि वो रात को पैदल चलकर अपने घर जाता था। उसने बातों ही बातों में मुझे अपना घर हमारे ही शहर से दूर एक छोटे से गांव में बताया था। मैं उसे आधे रास्ते तक अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर दिया करती थी। कुछ ही दिनों बाद मेरे पति भी वापस आ गए थे। हम दोनों अपनी अपनी गाड़ी से अलग अलग टाइपिंग पर ऑफिस के लिए निकलते थे, क्योंकि मेरे पति सुबह सवेरे जल्दी उठते थे, जबकि मैं देर से उठती थी। और फिर रास्ते में हर रोज मैं उस लड़की से मिलती हुई जाती थी। उसका नाम सोहन था। सोहन से हमदर्दी करते करते मैं उसके साथ काफ़ी अच्छी तरह से अटैच हो गई थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास घर के होते हुए भी शादी से पहले ऐसा सोचती थी कि मेरे माता पिता मेरी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। मैं अपने आप को एक गरीब लड़की समझती थी, मगर मैंने देखा कि मुझसे भी गरीब इस दुनिया में पड़े हुए हैं, जो अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। मैं सोहन को रास्ते में अगर देख लेती तो उसे बाजार तक ड्रॉप कर दिया करती थी, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि तुम अपना सामान सड़क पर आने जाने वाले लोगों को मत बेचा करो, बल्कि बाजार जाकर वहां सामान बेचा करो, वहां तुम्हारी अच्छी सेल होगी। जिस दिन मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाती तो उसे खाना खिलवा दिया करती थी। मेरी उसके साथ एक अलग ही अटैचमेंट हो गई थी। उसको पैसे भी देती रहती थी। वो एक पहला ऐसा इंसान था जिसको मैंने दिल से अपना भाई माना था, और उसको मैंने ये भी बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मगर मैंने सोहन के बारे में किसी को नहीं बताया था। सोहन से मेरी बातचीत लगभग 3 महीने से हो रही थी। 3 महीने तक उसके लिए मुझसे जितना हो सका मैंने किया था। वो मेरी मदद नहीं लेना चाहता था, मगर फिर भी मैं उसकी मदद किया करती थी। एक दिन मैं सोहन को बाजार ड्रॉप कर रही थी, जब सामने से ही मेरे पति की गाड़ी आ गई और मेरे पति ने सोहन को मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ देख लिया। मुझे लगा कि मेरे पति घर आने के बाद मुझसे सोहन के बारे में कोई सवाल जवाब करेंगे, मगर उन्होंने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया था। लेकिन अब मैं देख रही थी कि मेरे पति मेरे साथ बहुत दूरी बनाने लगे थे, एक ऐसी दूरी जैसी मैंने कभी भी नहीं देखी थी। अब ना तो वो मुझसे किसी तरह की कोई बात करते थे, और घर में भी होते तो मुझे इग्नोर करते रहते थे। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था।
शायद सोहन की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। सोहन ने मुझे बताया था कि उसके माता पिता की मौत बड़ी ही दर्दनाक हुई थी। जब वो 5 साल का था, उसके पिता पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था। उसके पिता के पास कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और पिता के गम में उसकी माँ भी इस दुनिया से चल बसी थी। उसके बाद सोहन ने बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखा था। बस यही सब सोचकर मैं हमेशा उसकी मदद करती रहती थी कि क्यों वो बेचारा इतना गरीब है। दिन मैं घर में मौजूद थी जब मैंने अपने पति को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना। मेरे पति बातें करते हुए कह रहे थे कि उसका काम तमाम हो गया। अच्छी बात है, तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी। बस अब मेरा रास्ता साफ हो चुका है। काफी समय से मैं इस तकलीफ को झेल रहा था। ये कहकर मेरे पति ने फोन बंद कर दिया, मगर जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा, मैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। मैंने कहा, आप किसके काम तमाम की बात कर रहे थे? मेरे पति घबरा गए और कहने लगे कि कुछ नहीं, बस था कोई जिसने कई सालों से मेरी जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है। अब शायद मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं अपने पति की बात को नहीं समझी थी। अगले दिन जब मैं रास्ते से गुजरी तो मैंने देखा कि मुझे सोहन कहीं भी नजर नहीं आया था। मैं सोहन को तलाश करती रही, मगर 2-3 दिन गुजर गए थे। सोहन मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर सोहन कहाँ चला गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वो गायब हो जाए। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। कई बार मेरे पति ने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी थी, मगर मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सोहन के घर जाकर उसे तलाश करूं। मुझे अच्छी तरह से याद था, सोहन मेरे साथ काफी सारी बातें करने लगा था। सोहन ने मुझे बातों ही बातों में अपने गांव का एड्रेस दिया था। मैं उसके गांव चली गई। जैसे ही उसके घर के बाहर मैंने गाड़ी रोकी तो एक अजीब सी हैवानियत ने मेरा स्वागत किया था। उसका छोटा सा घर, जो बहुत पुराने टाइप का बना हुआ था, घर के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मेरे कदमों की आहट सुनकर एक छोटी सी लड़की दरवाजे तक आई थी और उसने दीदी दीदी कहकर आवाज लगाई। फिर एक और लड़की निकल कर आई। मैं पहचान गई थी कि ये दोनों ही सोहन की बहनें हैं। इन दोनों को देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि इन दोनों के चेहरे पर खुशहाली नहीं थी। दोनों की आंखें मोटी मोटी हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना जाने कब से ये दोनों रो रही हैं। मेरी बड़ी सी गाड़ी देखकर और मेरा गेटअप देखकर वह दोनों समझ गई थीं कि मैं कोई अमीर घर की औरत हूँ। वह कहने लगी कि आप कौन? मैंने कहा, मुझे सोहन से मिलना है, वो कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। मेरी इस बात पर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सोहन की बड़ी बहन कहने लगी कि आपको नहीं पता कि भैया इस दुनिया से चले गए। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर तो मैं चौंक गई थी। एक पल को तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वो कहने लगी कि जी मैं सच कह रही हूँ, भैया की मौत हो गई है। मैंने कहा, मगर वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसे ऐसा भी क्या हो गया? उसने बताया कि पता नहीं कौन मेरे भैया का दुश्मन था। उस दिन भी रोज की तरह खुशी खुशी वो घर से निकले थे, लेकिन शाम को उनकी लाश घर वापस आई। हमारे भैया अपनी मौत नहीं मरे, बल्कि उनको मारा गया है, क्योंकि उनके सीने पर गोलियां थीं। उनको भैया के दोस्त ही यहाँ पर लेकर आए थे। हम गरीब लोग हैं, हम तो पुलिस में जाकर शिकायत भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, आखिर किसने सोहन को मारा? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कहने लगी कि आप कौन हो? आप वही अमीर मैडम जी तो नहीं जिनके बारे में अक्सर भैया बहुत तारीफ किया करते थे और कहते थे कि वो मेरी बहुत मदद करती है। वो तो भैया को होटल का खाना खिलाने के बाद हम दोनों बहनों के लिए भी खाना दिया करती थी। मैंने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। तुम लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की कि सोहन की मौत कैसे हुई? वो कहने लगी कि नहीं, हमने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम भला क्या कर सकते हैं। मेरा तो भैया के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, और अब तो भैया भी हमसे मुंह मोड़ गए। उस दिन मेरी आंखों में पहली बार आंसू आए थे और मैं सोहन की मौत पर बहुत रोई थी। उसकी बहनों को बताया कि मैंने सोहन को अपना छोटा भाई मान लिया था, तभी मुझे उससे इतनी हमदर्दी थी। मगर तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उसके कातिल का पता लगाकर रहूंगी। मैं वहां से रोती हुई आ गई थी। उसकी बहनों की बेबसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वो बेचारी घर में भूखी प्यासी थी। अब उनका कोई सहारा नहीं था। मैं घर आई और फूट फूट कर रोने लगी थी।
जब मुझे मेरे पति ने रोते हुए देखा और कहने लगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया और झट से अपने आंसू साफ कर लिए। मेरे पति कहने लगे, अरे रोना बंद मत करो, आज तो तुम रो सकती हो, आखिरकार आज तुमने अपनी सबसे कीमती चीज जो खोई है। अपने पति की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मैंने कहा कि आपका क्या मतलब है? तो वो कहने लगे कि हाँ हाँ, मुझे लगता है आज तुम्हें अपने आशिक के मरने की खबर मिल गई है। मैं तो एक ही झटके से खड़ी हो गई थी और अपने पति को चौंक कर देखने लगी। मैंने कहा, कौन सा आशिक, कैसा आशिक, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे पति मेरे करीब आए और मुझे झंझोड़ कर कहने लगे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था, तुमने सारी जिंदगी मेरे भरोसे का मान तोड़ा, तुम उस मामूली सी लड़की के लिए मुझे धोखा दे रही थी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा मामूली सा लड़का? मेरे पति ने कहा, वही जिसके लिए अभी तुम रो रही हो, वही लड़का जिसके साथ तुम रेस्टोरेंट में जाती थी, उसको अपनी गाड़ी में बिठाया करती थी, वो मामूली सा लड़का। मुझे तो बाद में ये बात समझ आई कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो। तुम जैसी लड़कियां राह चलते लड़कों से मोहब्बत कर सकती है, क्योंकि तुम्हारी क्लास की लड़कियां ऐसी ही लड़की डिजर्व करती हैं। मुझ जैसे अमीर लड़के से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें वो खुशी नहीं मिली जो तुम्हें तुम्हारे पुराने आशिक के साथ मिल रही थी, इसलिए तुमने शादी के बाद भी उससे रिश्ता कायम रखना शुरू कर दिया। अब मुझे अपने पति की बात समझ आई थी कि वो बात को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे थे। वो सोहन की बात कर रहे थे। मैंने अपने पति को झटका देकर पीछे किया और कहा, आप जिस लड़की की बात कर रहे हो उसको मैं अपना भाई मानती थी, वो एक गरीब लड़का है, और आपको उसके बारे में ये सब कैसे पता? मेरे पति कहने लगे, क्योंकि मुझे तुम पर काफी समय से शक था। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर लड़के की कॉल आते हुए देखी थी और एक बार तो मैंने तुम्हें बात करते हुए भी देखा था। मुझे तुम पर शक तो काफी समय से था, लेकिन जब तुमने मेरे बेटे पर भी ध्यान नहीं दिया और ना जाने तुम कहाँ कहाँ जाती रहती हो, तब मेरा शक यकीन में बदल गया था। इसलिए मैंने तुम पर नजर रखने के लिए एक डिटेक्टिव हायर किया। मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा किसी लड़के के साथ अफेयर है तो सबसे पहले मैं उसे मरवा दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। मेरे डिटेक्टिव ने तुम पर नजर रखना शुरू कर दी तो पता चला कि तुम उस मामूली से सामान बेचने वाले लड़के से मोहब्बत करती हो। उसके साथ मेरी ही गाड़ियों में तुम्हारा घूमना फिरना जारी था, यहाँ तक कि तुम उसे रेस्टोरेंट में भी लेकर जाती थी। अपना ज्यादातर समय तुम उसके साथ ही बिताया करती थी। मुझे डिटेक्टिव हर बात की खबर देता रहा। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको डिटेक्टिव के हाथों मरवा दिया, क्योंकि वो मेरी शादीशुदा जिंदगी न जाने कब से बर्बाद कर रहा था। तुम बताओ, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया? कभी तुम पर कोई रोक टोक नहीं की, तुमने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। यहाँ तक कि तुमसे तो अपनी ही औलाद कभी ख्याल नहीं रखा जाता, तुमने मेरे बच्चों को नौकरानियों के भरोसे छोड़ा हुआ है। ये सब मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अपने पति की बात सुनकर मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। मैंने कहा कि आप गलत समझ रहे हो, मैं जानती हूं कि मेरी गलती है। मैंने शादी से पहले भी बहुत सारी गलतियां की हैं, लड़कों से संबंध रखे हैं, बहुत सारे लड़कों के साथ मोहब्बत का खेल रचा है, मगर आपकी गलत फहमी की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। भले आप खुद सोचिए कि वो मुझसे उम्र में भी तो छोटा था। मेरे पति कहने लगे कि वो उम्र में भले ही छोटा था मगर दिखने में स्मार्ट था, और तुम्हें मैं इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि मेरी उम्र तुमसे ज्यादा है। तुम्हें तो छोटी उम्र के मर्द पसंद थे ना, इसलिए तो तुम्हें कभी मैं पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे दिल में वो लड़का बसा हुआ था। मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, आपने बहुत गलत कर दिया। मैं अपना सर पकड़कर रोने लगी थी। मैंने कहा, मेरी गलतियों की वजह से उस बेचारे की जान आपने ले ली। मेरे पति कहने लगे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता, मगर मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने अपने पति के पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने आपको धोखा दिया। लड़कों से मिलना, उनसे बातें करना, उनके पैसों का फायदा उठाना, ये सब मेरा एक शौक था। शादी से पहले मैंने ये सब कुछ किया, मगर शादी के बाद मुझे आप पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने शादी के बाद भी लड़कों से संबंध कायम रखे। लेकिन जिस लड़के की आपने जान ली है, उस लड़के के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था।
मुझे उसके साथ हमदर्दी हो गई थी। वो एक गरीब लड़का था। गरीब होने के 700 शिकतन खुददार और ईमानदार लड़का भी था। उसने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी और खुददारी में गुजार दी और ईमानदारी के पैसों से ही वो अपनी बहनों का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए था। मैं तो सिर्फ उसकी मदद करती थी। वो सारा दिन कड़कती धूप में मेहनत से पैसे कमाता था। उस बेचारे को मामूली सा सामान बेचकर ज्यादा पैसे हासिल नहीं होते थे, इसीलिए मैं उसे खुद पैसे दे दिया करती थी। उसको रेस्टोरेंट में खाना खिलवा दिया करती थी और मैंने उसे एडवाइस दी थी कि वो बाजार में जाकर अपना सामान बेचा करे, उसकी ज्यादा सेल होगी। मैं उसे खुद अपनी गाड़ी में बाजार ड्रॉप किया करती थी। मेरे पति कहने लगे, मैंने तुम्हें खुद उसके साथ तुम्हारी गाड़ी में देखा था। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन मैं उसे ड्रॉप कर रही थी। मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा था। वो बेचारा गरीब लड़का था। उसके माता पिता का साया भी उस पर नहीं था, बल्कि उसकी 2 छोटी छोटी बहनें हैं। उन दोनों का क्या होगा? अपने भाई के बिना वो कैसे इतनी लंबी जिंदगी गुजारेंगी? आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप उसके गांव जाकर उसकी बहनों से बात कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने भले ही बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे लड़कों के साथ मेरे अफेयर रहे हैं, मगर उस लड़की के साथ मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं था। मैं उसे अपना छोटा भाई समझने लगी थी। मैं अपने पति को पूरी बात बताने के बाद जमीन में बैठकर रोने लगी थी। मुझे रोता हुआ देखकर मेरे पति को एहसास हो गया था कि मैं सच कह रही हूँ। मेरे पति कहने लगे कि यह सच में तुम्हारा उस लड़के के साथ अफेयर नहीं था। मैंने कहा उसके साथ नहीं था, लेकिन मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो सच है। मेरी वजह से आप गलतफहमी का शिकार हुए हो। मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी पत्नी होते हुए भी मैंने अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ना जाने कितने लड़कों से संबंध रखा। सोहन की मौत आपकी वजह से नहीं हुई, बल्कि मेरी वजह से हुई है। अगर आपके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा ना होती तो शायद ऐसा नहीं होता। मेरे पति बहुत शर्मिंदा हो रहे थे और फिर उन्होंने अपने कुछ आदमियों को भेजकर सच का पता लगवाया तो सच वही था जो मैंने उनको बताया था। सोहन और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसको जानकर मेरे पति ने डिटेक्टिव के जरिए उसकी जान ले ली थी। मेरे पति को शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ था जो मैंने शुरू से लेकर अब तक की थी। भले ही सोहन मेरा कुछ नहीं लगता था, लेकिन मैंने दिल ही दिल में उसको अपना भाई मान लिया था। उसके साथ मेरा एक अजीब सा रिश्ता था। उसकी मौत ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। मुझे इतना बेबस और लाचार कर दिया था कि मैंने खुद को बदलने की पूरी पूरी कोशिश की थी। मैंने जिन लड़कों के साथ टाइम पास किया था, उनमें से कुछ ऐसे थे जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करने लगे थे। शायद मेरे दिल को उनकी आह लगी थी, तभी तो मेरा दिल सोहन की मौत के बाद सुकून नहीं पा रहा था। मेरे पति ने जो कुछ भी किया वो अपना घर बचाने के लिए और मुझे सबक सिखाने के लिए किया था। उनको लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द है और वो मर्द सोहन है, इसीलिए उन्होंने सोहन को ही रास्ते से हटाना मेरी जिंदगी से ज्यादा बेहतर समझा। उनके दिल में शक भी तो मेरी वजह से ही पड़ा था। ना मैं ऐसे काम करती, ना मेरा पति इतना बड़ा कदम उठाता। मेरे पति और मैं सोहन की मौत के बाद शर्मिंदा रहने लगे थे। मैंने अपनी सारी गलतियों की माफ़ी अपने पति से मांग ली थी और उनसे कहा था कि अब आप मुझे जो सज़ा देना चाहें वो दे सकते हो। मेरे पति और मेरे बीच की गलतियों में बेचारा सोहन मारा गया था और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मेरे पति सोहन के घर चले गए और वो वहां जाकर उसकी दोनों बहनों को अपने घर ले आए थे। उन दोनों लड़कियों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ हमने सोहन की दोनों बहनों को बता दिया था। वो बहुत ज्यादा रोई थी और हम दोनों को अपने भाई का कातिल समझ रही थी। मेरे पति और मैंने उनसे बहुत माफ़ी मांगी थी और काफ़ी समय तक हमने उनको अपने घर में रखा था। मैंने और मेरे पति ने उनकी परवरिश की और फिर धीरे धीरे वो अपने भाई की मौत को भूल गई। मेरा बेटा भी उन दोनों को अपनी बहन कहता है और वो दोनों मेरे लिए मेरी बेटियों की तरह है। मैंने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे पति और मैं आज तक एक दूसरे से बात नहीं करते, मगर मैंने अपने पति के दिल में दोबारा से अपनी वही इज्जत लाने की भरपूर कोशिश की। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरे पति ने मुझे मेरी सारी गलतियां माफ़ करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया था। इस बात को 17 साल गुजर गए। सोहन की बहनें जवान हो चुकी हैं
और उनकी शादियां भी। मैं अच्छे परिवारों में करने जा रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना कीजिए। कभी कभी हम बात की गहराई तक नहीं पहुँचते, बस हमारी आंखों के सामने जो होता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। मेरे पति ने भी कुछ ऐसा ही किया था। मेरी गलतियां माफ करने लायक तो नहीं थीं, मगर सोहन की मौत ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया था। मैं आज भी उसको याद करती हूँ और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।